तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। वोट कटेगा, बीजेपी में बटेगा। 6 सीट से क्या वोट काट रहे हैं हम? 6 सीट से हरगिज वोट नहीं कटेंगे। 237 सीट है, आप छोड़ दीजिए हमारे लिए। 237 में हम छोड़ चुके हैं, तो लड़िए, हराइए वहां पर। बिहार में आखिरी चरण का चुनाव 57 सीटें तय कर देंगी किसकी बनेगी बिहार में सरकार। लेकिन सीमांचल की 24 सीटों पर ओवैसी फैक्टर की हो रही है जमकर चर्चा। ये मुल्क हिंदुस्तान का सबका है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वो कहता है वो हारेंगे, अरे जरूर हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। पटाखे भी फूटेंगे, मिठाइयां भी बांटे जाएंगी और ये वापिस अपने घर में जाकर रोते हुए बैठने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन जानकार मानते हैं सीमांचल में ओवैसी की मौजूदगी सभी 24 सीटों पर कई अनुमानों पर उथल पुथल मचा सकती है। ये डिविसिव और कि समाज का वोट बटे ताकि उनको फायदा पहुंचे, उसी के तहत ऐसे लोगों को लाया गया। वो जो सीमांचल के पिछड़ापन की बात को जो रख रहे हैं वो आंकड़ों के साथ रख रहे हैं, तो उनकी उस बात से लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। 5 नवंबर को बिहार में 5वें चरण का चुनाव है, लेकिन उससे पहले एमआईएम के लिए पटाखे फोड़ने और उसका हौसला बढ़ाने वाली कई खबरें हैं। यूपी में आजमगढ़ में मुलायम के गढ़ में सेंध लगाते हुए एमआईएम समर्थित उम्मीदवार कैलाश कुमार गौतम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए। इसी जीत के साथ यूपी में पहली बार एमआईएम ने खाता खोला। तो उधर महाराष्ट्र में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम का एक उम्मीदवार जीता। साथ ही निर्दलियों में उसके समर्थित 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। और अब बिहार के सीमांचल में एमआईएम की मौजूदगी ने विधानसभा चुनाव के क्लाइमेक्स को दिलचस्प बना दिया है। हम तो पूछेंगे, क्या बिहार चुनाव में ओवैसी बिगाड़ेंगे नीतीश लालू का खेल? और इसी मुद्दे पे चर्चा करते हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद इम्तियाज जलील साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, एमआईएम के नेता हैं और प्रोफेसर हैं जेएनयू के बद्री नारायण जी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। पहले 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर और फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं 45 सेकंड में आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरी चरण में सीमांचल में मतदान है और वो इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है, जो कि आपका एक खास वोट बैंक है। एमवाई फैक्टर की लालू पूरे चुनावों में बात करते रहे। आपको लगता है ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा मिल रहा है, आपको नुकसान हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव में सारे प्रयोग किए और सारे धनबल हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे पप्पू यादव जी, सारे फैक्टर उन्होंने लगा दिए। इसके बाद भी इसका कोई इफेक्ट बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और 4 चरणों के चुनाव के बाद जब यह तय हो गया कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बननी है, तो अब ये मिथिलांचल और सीमांचल के लोग ये भी राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं और यहां से जो अंत भला तो सब भला कहा गया है, जो 57 सीटों पर चुनाव 5 तारीख को होगा, यहां पर करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और इनका बोरिया बिस्तर बिहार से तो 45 सेकंड हो गए, मैं लौटता हूं दोबारा आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या ओवैसी साहब की चुनाव लड़ने से, उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा बिहार में? देखिए, बिहार के मतदाता राजनीतिक तौर पे बहुत ही परिपक्व हैं और वो इन चीज़ों को जानते हैं कि एकाएक ओवैसी का क्या इंटरेस्ट किशनगंज एरिया से हुआ है। एकाएक मुलायम सिंह यादव अलग हटकर सब सीटों पर लड़ने का ऐलान कर देते हैं, पप्पू यादव लड़ रहे हैं। ये तमाम जो फैक्टर सामने आए तो लोग समझ गए कि ये कहीं न कहीं किसी बीजेपी के ही हिडन एजेंडा का हिस्सा है। लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी ने बिहार में 2 अलायंस किए हैं, एक जो दिखता है रामविलास जी, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के साथ, एक छुपा हुआ है गठबंधन है जो इन लोगों के साथ है। लेकिन यह चुनाव बिल्कुल 2 ध्रुव पर बटा हुआ है। कहीं अब तक जो ट्रेंड हुआ है चारों फेज में, या तो लोग मोदी के पक्ष में वोट कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ।
चलिए मिश्रा जी, 45 सेकंडों को दोबारा लौटता हूं मैं आपके पास। इम्तियाज जलील मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। इम्तियाज जलील किशनगंज इलाके में मौजूद हैं। इम्तियाज, आप तो वहां पर मौजूद हैं और कुल मिलाकर आरजेडी या महागठबंधन के जो घटक हैं कांग्रेस और आरजेडी, ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिहार की जनता समझदार है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात तो है, उन्होंने इस तरह का समझदारी का स्टेटमेंट दिया है और इसका जवाब उन्हें 8 तारीख के दिन मिल जाने वाला है। देखिए, इस डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर कोई होती है तो वो जनता होती है। लालू प्रसाद क्या कहते हैं, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, या कांग्रेस क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, इसका जवाब देने का अधिकार अगर किसी को है तो वो जनता को है। और जिस तरह का भारी समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की क्या हालत हो रही है। आज महानगर पालिका के इलेक्शन मुंबई के पास हुए हैं, कांग्रेस की हालत किस हद पे आके रुक गई है आप देख सकते हैं। और मजलिस वहाँ पे पहला इलेक्शन लड़ी है, मैम पहला इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी हम वहाँ पर जीते हैं, हम आजमगढ़ में जीते हैं, हम उत्तर प्रदेश में। जी इम्तियाज, नो डाउट 45 सेकंड के लिए आपके पास वक्त कम था। आज आपके पास अपनी पार्टी का बखान करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज आपके पास अच्छे परिणाम आए हैं, चाहे केडीएमसी के इलेक्शन हो या फिर यूपी के पंचायत चुनावों की बात हो। लेकिन सुधांशु जी, मैं लास्ट में आपके पास आऊंगा, एक बद्री जी का रिएक्शन जरूर लूंगा। क्या खारिज कर देना चाहिए एमआईएम को? क्या एमआईएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में फायदा नहीं मिल रहा है? देखिए, जरूर फायदा मिल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन है क्या कि पिछले दिनों जिस तरह से मोदी जी ने अपने भाषणों में जो धर्म पर रिजर्वेशन की बात की, फिर बहुत सारी ऐसी बातें की जिसके कारण, और बीफ का इशू आया, उसके कारण मुस्लिम वोट बहुत कंसोलिडेट हो गया है। तो उसके कारण एमआईएम फैक्टर हो सकता है बहुत प्रभावशाली नहीं हो, लेकिन जितना भी वोट काटेगा, 2000 भी काटेगा तो वो महागठबंधन का ही लॉस है, 5000 काटेगा तो महागठबंधन का ही लॉस है। और 5 से 10,000 में चुनाव में विधानसभा में तो 5000 की डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुधांशु जी, 2 वक्ता ऐसे जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, आरजेडी के गठबंधन के लोग, प्रेमचंद मिश्रा जी और मृत्युंजय जी, कि बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी तो हारने वाली है, कोई फायदा नहीं होगा एमआईएम से। 2 वक्ता ऐसे, एक एमआईएम खुद और एक न्यूट्रल पैनलिस्ट, जो कह रहे हैं कि थोड़ा भी वोट कटा तो बीजेपी को फायदा होगा। मेरा सीधा सवाल आपसे अगले 45 सेकंड में, क्या बीजेपी ने ओवैसी साहब की मदद की है इन चुनावों में लड़ने के लिए? क्या इनडायरेक्टली बीजेपी पीछे है असदुद्दीन ओवैसी के कि आइए चुनाव लड़िए, हमारी मदद करिए? देखिए, हम तो इस क्षेत्र में भी विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। कोसी की भारी बाढ़ आई थी, सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया? हमने। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने डाला? हमने। कार्नेली का महासेतु बनाकर उस क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या का निदान किसने किया? हमने उसके लिए सारा का सारा व्यवस्था की है। और इन लोगों ने क्या किया? बाढ़ के नाम पे लालू यादव जी ने बाढ़ का घोटाला किया था इस क्षेत्र में। अब आइए ओवैसी जी के ऊपर, तो भाई ये कह रहे हैं ओवैसी जी वोट काट लेंगे इनका, तो बाई लॉजिक क्या आता ना, इसका मतलब समान लोग ही समान का वोट काटते हैं। अगर ये उस अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ, जिनके भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए सब हट जाएं, पुलिस को मैं दिखा दूंगा, ऐसी विद्वेषात्मक और हिंसात्मक राजनीति करने वालों के साथ ये अपनी समानता कर रहे हैं, तो साफ दिख सकता है कि कौन किस प्रकार की राजनीति के साथ। सुधांशु जी, डिबेट इज ओपन, 45 सेकंड सबके हो चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल आप ही से है, ये तो एमआईएम को अपना विरोधी मानते हैं महागठबंधन के लोग, इनका तो नुकसान हो रहा है, आपने इनको एक साथ एक तराजू में कैसे खड़ा कर दिया? सुमित जी, ये बताइए कि अगर विरोधी हैं, जैसे हम और महागठबंधन विरोधी हैं, तो महागठबंधन हमारा वोट कैसे काट सकता है? वोट काटने का तात्पर्य ही तब उठता है जब आपको लगे कि हम दोनों एक समान से हैं, एक समान वोटर को टारगेट कर रहे हैं, या एक समान नीति और एक समान विचार के हैं। तो प्रश्न इनसे पूछिए कि इनको क्यों यह भय सताता है कि एमआईएम वोट काट रहा है। इसका मतलब ये और एमआईएम के चेहरे, प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए। खुद कोई ना कोई सामने हमें कोई भय नहीं सता रहा है। आपके इन राजनीतिक चालों को बिहार के मतदाता जान गए हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कहीं भी वोटों का जो एकजुटता हमारे साथ है वो और इंटैक्ट होता गया है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। लोग 4 चरण में हमारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक हारी हुई बाजी आप लड़ रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं, आप सर तरह के हथकंडा अपनाते हैं, किसी को पाकिस्तानी बोल देते हैं, किसी को आप आतंकवादियों का दोस्त बता रहे हैं। इन चीजों से वोट नहीं मिलता। और जिस मैथिली की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको सुधारना चाहता हूं सुधांशु जी,
उसमें कांग्रेस ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया था पार्लियामेंट में कि मैथिली को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। ये एक रिकॉर्ड की बात है। आप सिर्फ अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, जिन चीजों में हमारा भी योगदान है, ये नहीं चलेगा। नई बात इम्तियाज जी, विकास की बात, ठीक है इम्तियाज भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। बद्री जी बात कहीं ना कहीं जनता पर है। प्रेमचंद जी एक मिनट। इम्तियाज जी आप लोग, आपकी पार्टी महज 6 सीटों पे लड़ रही है और 6 सीटों का अगर देखा जाए, प्रेमचंद मिश्रा एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा एक मिनट। वर्ष सत्ता में रह के मैथिली का कार्य कर नहीं पाए, मगर समर्थन देने का श्रेय पाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। सुधांशु जी, प्रेमचंद जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इम्तियाज जी से एक सवाल पूछ लूं। इम्तियाज जी, मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इम्तियाज? जी मैं सुन रहा हूं। अच्छा इम्तियाज, आप लोग 6 सीट पर ही क्यों लड़ रहे हैं? उस इलाके में 24 या 25 सीटें हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड मानी जाती, कही जाती हैं, किशनगंज और उसके आसपास के इलाके में, सीमांचल के। आपने 6 सीटें ही क्यों लड़ी, ज्यादा पे क्यों नहीं? अवस्थी साहब, इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चित भी अपनी पढ़ भी अपनी, ये मीडिया करना चाहता है। हम अगर 50 सीटें लड़ते हैं तो कहते हैं कि भाजपा वाले हमारे को लेकर आए हैं। आज हमने 6 सीटों का चयन किया है। हम महाराष्ट्र में जब गए थे तो हमने 24 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस की वहां पर क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं कि कितना सिकुड़ गई है महाराष्ट्र के अंदर। आज हम बिहार के अंदर आए हैं, हमने 6 उन सीटों का फैसला किया है जो सीमांचल का इलाका है। और एक साहब ने ये कहा कि हम विकास के नाम के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वो साहब से दरखास्त करूंगा कि अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आइए और सीमांचल के जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने चुना है चुनाव के लिए, वहां पर आकर देखिएगा कि पिछले इतने सालों से किसी की भी सत्ता हो, चाहे गठबंधन हो, महागठबंधन हो, क्या वजह है कि सीमांचल के साथ आपने इस तरह का अन्याय किया है। आज हम 6 सीटों पर इसलिए आए हैं यहाँ पर कि हम लोग एक मर्तबा आकर लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने काम के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हम राजनीति करने के लिए नहीं। मृत्युंजय तिवारी, उस इलाके में विकास नहीं हुआ, ये बार बार MIM के नेता कहते रहे, ओवैसी भी कहते रहे, इम्तियाज भी कह रहे हैं, RJD ने वहां पे सरकारें चलाई हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ मृत्युंजय तिवारी, रानीगंज का इलाका हो, किशनगंज का इलाका हो, कोचा दमन हो, अमोर हो, बयासी हो, बलरामपुर हो, इन 6 सीटों के के आसपास के इलाकों में क्यों विकास नहीं करा पाई RJD जब वो सत्ता में थी? देखिए सुमित जी, ऐसा है कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास के शब्दों का इस तरह से दुरुपयोग कर रही है। जो भी नेता टीवी में बैठे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे, चाहे बीजेपी के कोई भी समर्थक दल भाषण दे, वो विकास 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 उन गरीब गुरुओं का, उन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों का विकास हुआ है। अगर उनको क्या विकास हुआ है बताइए ना। अगर हमने इन 6 सीटों पर उन गरीब गुरुओं का क्या सामाजिक विकास हुआ है, स्पेसिफिकली बताइए मृत्युंजय जी। चश्मा का पावर बदल लेना चाहिए। मृत्युंजय जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या विकास किया? इन 6 सीटों की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे MIM लड़ रही है, उन सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों का क्या आपने सामाजिक विकास किया? मृत्युंजय तिवारी, हमने विकास किया। उनको, उनके साथ जो अन्याय हो रहे थे, उनके यहाँ जो उनको रोजी रोजगार की समस्याओं को लेकर के, उनके हक और हकूक जो उनको आवाज देने का काम किया, उनके हर एक सीट जीते थे आप उनके साथ। 2010 के विधानसभा चुनावों में RJD 1 सीट जीती थी इस इलाके में, एक। अगर आपने विकास किया तो 1 सीट कैसे जीती आपने? जीत होती रहती है। नहीं सुमित जी कर रहे हैं और हवा में उड़ जा रहे हैं। सुमित जी, लोकतंत्र में अगर हम सीट हार गए या जीत गए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आज भी वहां हम कितने मार्जिन से हारे हैं, वो भी आप देख लीजिए। आज भी वहां के लोग हमारे हैं और हमें वोट करते हैं। अगर आपको वोट करते हैं जी, उस इलाके में जी AMU का शाखा हमने खोला, उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हमने दिया, हमने वहां पर कई विद्यालय, हॉस्पिटल खोले हैं जी, और सड़कें बनवाई हैं। और ये वजह है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी 3 MLA वहीं से जीता, हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से हैं। बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि विकास नहीं हुआ, अगर विकास हम लोगों ने नहीं किया था तो फिर हमारे लोग वहां चुन कैसे आए? एक राय बद्रीनारायण जी, सुधांशु जी, बात जी प्रमाण है।
बद्रीनारायण जी, ये कह देना चुनाव मैं इम्तियाज भाई में आता आते हूँ, हैं न्यूट्रल पैनलिस्ट हैं, हम विकास करेंगे, बिहार को ये बात जानते हैं, तो समझ समझते रहे हैं। आखिर ये बद्रीनारायण जी, एकाएक बिहार उस इलाके की चुनाव के टाइम डेमोग्राफी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में जी देखिए, विकास अगर सच मामलों में आप पूछें तो विकास वहां पर पूरी तरह अभी नहीं पहुंचा है। विकास में वो क्षेत्र पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। मैं तो लगातार मैं रिपोर्टर पिछले एक हफ्ते से वहां से रिपोर्ट देख रहा हूं, अगर लगता ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के 21वीं हिंदुस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और अगर ऐसा है, अगर इसके बावजूद अगर वहां के वोटर महागठबंधन को वोट देते हैं तो इसलिए नहीं वोट देते हैं कि उन्होंने विकास कर दिया, इसलिए देंगे क्योंकि पोलराइजेशन दोनों तरफ हुआ है, पोलराइजेशन किया, और ये पोलराइजेशन खुद बीजेपी ने अपने ही बातों से करवा दिया है। यानी बीजेपी ने वो पोलराइजेशन महागठबंधन के थाली में ऐसे ही लेके डाल दिया है। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा है कि ये जो कह रहे थे सुधांशु जी की हम लोगों का रिश्ता नहीं है उनसे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बांटो और राज करो, अगर इन दोस्त उस पे देखें तो समझ में आ जाता है इनका और उनका रिश्ता। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आप लोगों ने ही मदद कर दी है आरजेडी की पोलराइज करके, जिस तरीके के भाषण और तकरीरें हुई हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए बद्रीनारायण जी ने जो बात कही और प्रेमचंद मिश्रा जी ने जो बात कही, दोनों को मिला के देखिए तो अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा कि उर्दू को उन्होंने दूसरी राजभाषा बनाया, एमआईएम से पूछेगा तो वो कहेंगे राजभाषा बनाना चाहते हैं। तो अब बताइए बद्रीनारायण जी, ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त है या दोनों आपस में दोस्त नजर आ रहे हैं? और एक नहीं 10 मुद्दे बताएंगे जिसपे दोनों साथ साथ नजर आएंगे। तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में तोड़फोड़ करने दोनों के विधायक साथ साथ गए थे, दोनों गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं पहले, इसलिए दोनों की फितरत एक है, राजनीति एक है, राजनीति की दिशा एक है। अब मैं जयनंद तिवारी जी की उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि विकास वाली बात के ऊपर नहीं, तो मैं एक और बात कहना, आप उसके साथ सरकार में शामिल हैं। अरे भाई अब मैं आप जब बोलते हैं तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे बात करने दीजिए। आप उनके साथ सरकार में, अरे भाई मैं जो अब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे बोलने दीजिए। विकास के पैमाने के ऊपर जब लंबे समय तक आपको शासन करने का मौका मिलता है तब ये दिखा, तब इसका उत्तर मिल जाता है। अरे भाई ये क्या तरीका है भाई? प्रेमचंद जी, मैं बोल रहा, आप बोल रहे थे, मैं प्रेमचंद जी, सुधांशु जी काफी देर बाद मौका मिला है, कर रहे हैं। जवाब देने दीजिए प्रेमचंद जी। ये तो गलत बात है प्रेमचंद जी, गलत बात है। प्रेमचंद जी आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं इतने सालों से। प्रेमचंद जी मैं मौका दूंगा आपको, मैं आपको मौका दूंगा। प्रेमचंद जी एक बार बोले जी सुधांशु जी को, मैं मौका दूंगा आपको। सुधांशु जी जी, क्योंकि 4:1 डिबेट है, उसमें कम से कम हमें अपने टर्न पर तो पूरा मौका दीजिए। देखिए इन्होंने विकास की बात कही मृत्युंजय तिवारी जी ने, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विकास के संदर्भ में उसी लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में सब तो बिहार से बाहर जा रहे थे, और हमने जो करके दिखाया उस छत्तीसगढ़ में गरीब गुरबा की बात कहते हैं, खाद्य सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ था, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश था। कृषि उत्पादन हमने इतना बढ़ाया कि उस हर गरीब गुरबा को खाने रोटी सुनिश्चित हुई। ये होता है विकास। पर सुधांशु जी बीजेपी सरकार में रही है बिहार में, बीजेपी का उप मुख्यमंत्री रहा इन्हीं नीतीश कुमार के साथ। आप बीजेपी को इससे कैसे किनारे कर सकते हैं कि जो गलत हुआ है वो सब जेडीयू ने किया और अच्छा आप कर रहे थे? ये आप कैसे कह सकते हैं? सुमित जी बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। 2012-13 में जब तक हम थे साथ में, बिहार की विकास दर क्या थी? 15। सीमांचल में क्या किया? 2 साल सीमांचल में क्या किया? 2 साल के बाद सीमांचल में बात कर रहा हूं मैं। भाई हमने तो आपको गिनाया, हमने तो अपने पहले वक्तव्य में अच्छा हुआ ये सब क्रेडिट अपना ले रहे हैं, और जितना खराब हुआ सब नीतीश कुमार के माथे मर रहे हैं। सुनिए मृत्युंजय जी जवाब दे रहे हैं। 2 साल के अंदर क्या सच नहीं है कि विकास की दर 9.5% आ गई? विकास की दर कम हो गई, अपराध की दर बढ़ गई, क्योंकि आप लालू प्रसाद यादव जी के संगत में आ गए। जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। जैसी संगत खेल में मत फंसाइए। जनता जानना चाहती है कि 200 रुपया किलो दाल हो गए और सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, काले धन नहीं आए, रोजगार बंद है। अब लालू प्रसाद जी एक ही चालीसा पढ़ते जा रहे हैं। अरे लालू प्रसाद जी को लोकतंत्र में जनता ने चुन करके भेजा था, तो हमने शासन किया यहाँ। आपको क्यों पेट में दर्द हो रही है? जवाब दीजिए। सुमित जी, काले धन की बात लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी कह रही है। इसके लिए हिंदी की वह उक्ति चरितार्थ होती है, मैं शब्दशः ना लिया जाए, कहावत में कह रहा हूं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम जो काला धन खा के बैठ गए सारा चारा का, वो कह रहे हैं कि काला धन अभी तक आया नहीं हमसे। ये कितनी हास्यास्पद और क्या किया है?
आपने व्यापक अरे में व्यापक क्या की किया तो है? सीबीआई से जांच हो रही है, विस्तार का इंतजार करिए। 6,000 करोड़ जो काला धन गया उस पर क्या हुआ? सुधांशु जी, आपका विकास सिर्फ सुनाई अरे भाई, देता है, वो गरीबों के आंसू नहीं पोंछ सकता है, गरीबों को रोटी नहीं दे सकता है, गरीबों को एक थाली से दाल गायब कर दिया। और आप एक सवाल, लेकिन एक सवाल मेरा है मृत्युंजय जी। अरे आप बात कह रहे हैं देना चाहिए नीतीश कुमार जी के विकास की। मृत्युंजय जी, प्रेमचंद जी, मेरा सवाल आप दोनों से है। एक मिनट सुधांशु जी, एक नहीं मिनट सुनिए, एक मिनट, मुझे एक वाक्य करने दीजिए। बोलिए, सुनिए सुमित जी, बोलिए। ये 1:4 तिवारी है, जी बोलिए। जो बात कह रहे हैं एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लॉजिक कह रहे हैं। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे और बहुत अच्छे काम किए, जिसमें वो 7.5 साल 8 साल हमारे साथ रहे। दूसरी तरफ कहते हैं हमने कोई विकास नहीं किया। तो आप तय कर लीजिए कि भाजपा जदयू यही तो बिहार चुनावों का सबसे दिलचस्प पहलू है कि एंटी इनकम्बेंसी है तो कहां है और किसके खिलाफ है, कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि जो साथी थे वो विरोधी हो चुके हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा, मृत्युंजय जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रधानमंत्री जी, अरे माननीय मृत्युंजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। ऐसा घोषणा कर रहे हैं। अरे मृत्युंजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अरे सुमित जी, आरजेडी स्टाइल है। आप MY फैक्टर की बात करते हैं, आप मुस्लिम यादव वोट बैंक की बात करते हैं, तो जब ओवैसी साहब ने अनाउंस किया कि वो बिहार जाके चुनाव लड़ेंगे, तो आपने ओवैसी साहब को अपने गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? 10 सीटें 6 सीटें आप दे देते इम्तियाज जलील साहब की पार्टी को, आज आपको नुकसान नहीं होता। मृत्युंजय तिवारी, देखिए, वैचारिक स्तर पे हमारे साथ हमारे गठबंधन में ओवैसी जी आ ही नहीं सकते हैं, वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के आपकी तो यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रहे थे ओवैसी साहब, बहुत समानता है। यूपीए 1 को सपोर्ट कर रहे थे ओवैसी साहब, रह चुके हैं आंध्र प्रदेश में के लिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष दलों के गठबंधन में ओवैसी जी के लिए कोई जगह मेरे ख्याल से इस परिस्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि वैचारिक स्तर पर हमारे मतभेद हैं। उनकी सोच, जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, वो भी समाज में विद्वेषी फैलाता है, और मोदी जी या उनके साथी जो बोलते हैं, प्रेमचंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रेमचंद जी, अच्छा प्रेमचंद जी, आपके गठबंधन सहयोगी रहते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोली थी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे साथ जब लोग रहते हैं तो हमारे साथ हमारे विचारधारा के आधार पर रहते हैं। कोई देश के खिलाफ, राष्ट्र के अंदर विद्वेष की बात करके हमारे गठबंधन में कभी कोई नहीं रहा है। लेकिन जब से कोई हमसे दूर हुआ है, उसी कारण हुआ है कि वो समाज में विद्वेषक बात करता है, समाज में सोशल एक लास्ट कमेंट, है, वो काम लास्ट कमेंट न्यूट्रल वॉइस का, ये हमारे मित्र नहीं हो सकते। बद्री जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही इस चुनाव में वोट वहां के सीमांचल के मतदाता किसी को भी दें, लेकिन ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा कि आखिर उसके विकास का क्या होगा। कोई अगला भी जो आएगा विकास करेगा कि नहीं करेगा, कि पोलराइजेशन हो जाए या करके वोट ले लेगा। तो ये सवाल पूरे भारतीय जनतंत्र के सामने है कि सीमांचल जैसे एरियाज में जहां पोलराइजेशन की मजबूरी हो रही है, वहां विकास कौन करेगा और कब करेगा। चलिए, शुक्रिया अदा करूंगा 5 मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस कंस्ट्रक्टिव डिबेट के लिए। सीमांचल में 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, और मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर को ही हमारा एग्जिट पोल आ रहा है शाम 5 बजे से। और देखना ना भूलिएगा ये एग्जिट पोल क्या होता है बिहार में। 8 तारीख के नतीजों के पहले हम 5 तारीख को खाका खींचने की कोशिश करेंगे। इन 5 फेजेस के चुनाव पूरे होने के बाद कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, 5 नवंबर शाम 5 बजे से। फिलहाल हम तो पूछेंगे, मेरे साथ इस डिबेट में इतना ही।